बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अहमद रज़ा मीर, प्रिंसिपल ऑफ एआरटीडी बिजनेस स्कूल। सर, इस वीडियो के थ्रू मैं एड्रेस करने जा रहा हूं कैफ 3 यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स को। वैसे तो इस वीडियो के सर कई ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन सबसे प्रीमियर ऑब्जेक्टिव ये कि अगले 35-36 दिन जो कि अटेम्प्ट तक हमारे पास मौजूद हैं, इसमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे तैयार किया जाए, किन टॉपिक्स को पहले कवर किया जाए, किन को बाद में कवर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे सवालात पास पेपर्स में आपको ऐसे नजर आए होंगे जिनमें 2-3 टॉपिक्स की मिला के जो है वो नॉलेज एग्जामिनर ने टेस्ट किए। तो फिर सर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस टॉपिक को पहले कवर किया जाए, किसको उसके बाद कवर किया जाए। और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें पुराने टॉपिक्स की नॉलेज आपको चाहिए होती है। ठीक है जी, आप डिसीजन मेकिंग में जाओगे तो आपको मैं कहूँगा जी ये चीज़ तो आपने CVP एनालिसिस में पढ़ी होगी, तो इसका मतलब है सर टॉपिक का सीक्वेंस जानना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सर हमने रिविजन कैसे करना है। पहले हमने क्लास वर्क देखना है, फिर उसके बाद हमने पास पेपर्स देखने हैं या मैनुअल के क्वेश्चंस देखने, और अगर हमने पास पेपर्स देखने हैं तो किन सालों के सवालात हमने करने, और अगर हमने मैनुअल के क्वेश्चंस देखने हैं तो मैनुअल के कौन से क्वेश्चंस पहले देखने हैं, कौन से बाद में देखने हैं, टोटल कितने क्वेश्चंस देखने हैं, कौन से क्वेश्चंस को हमने सर दोबारा भी करना है सर सेकंड रिवीजन में। ठीक है जी, इन सारे सवालों के जवाब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देने वाले। फिर सर इसका जो दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बहुत सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम फेस होता है कॉस्टिंग के अंदर, और वो प्रॉब्लम को मैं कहता हूं डिसएसोसिएशन। यानी सर बाज़ औक़ात बच्चा जो है वो क्लास में तो बड़ा हशाश बशाश रहता है, वो सवालात भी सॉल्व कर रहा होता है, सवाल सॉल्व भी हो रहे होते हैं क्योंकि टीचर उसके साथ हेल्प कर रहा होता है, लगातार टीचर की सारी हेल्प मौजूद है, क्लास में जो टीचर सवाल करा रहे हैं वो समझ भी आ रहे हैं उसको। लेकिन सर जिस पॉइंट पर वो पहली दफ़ा खुद से सवाल करने बैठता है ना, तो सर उससे सवाल नहीं होते हैं सॉल्व, और उसको ये लगने लग जाता है कि यार ये सब्जेक्ट मेरी बस से बाहर है। ठीक है जी, ये प्रॉब्लम सर जितना जल्दी आइडेंटिफाई हो जाए उतना अच्छा होता है, लेकिन चूंकि अब हमारे पास रही 35-36 दिन गए और बहुत सारे मुजाहिद तो अभी जागे, उन्होंने जब पहली दफ़ा सवाल उठा के सॉल्व किया होगा तो पता चला होगा कि यार ये सवाल तो भाई सॉल्व ही नहीं हो रहा, ये तो ऐसा सवाल था जो सर ने नहीं कराया, मैंने खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश की और मुझसे नहीं हो रहा सॉल्व। तो इस बीमारी को कैसे एड्रेस करना है ये हमने इस वीडियो में देखना है। ठीक है जी सर, सबसे पहले हम एक काम करने जा रहे हैं कि हम ये देखते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है। सर पेपर में कितने सवाल आते हैं, ठीक है जी, छोटे कितने होते हैं, बड़े कितने होते हैं, आए जरा हम सबसे पहले पेपर का पैटर्न डिस्कस कर लें। चलिए जी, पेपर पैटर्न पे अगर हम बात करें तो पेपर के 2 पार्ट्स होंगे। ठीक है जी, एक पार्ट में, पहले पार्ट में 6 छोटे क्वेश्चन होंगे। छोटे क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसमें मैक्सिमम एक क्वेश्चन के 10 नंबर होंगे। ठीक है जी, और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें 3 बड़े क्वेश्चन होंगे जिसमें से एक टॉपिक के मैक्सिमम नंबर 20 आ सकते हैं। ठीक है जी, 9 क्वेश्चन है पेपर के अंदर। इस पर्टिकुलर पेपर में अब तक MCQs नहीं आए। मैं ये नहीं कह सकता कि अगले अटेम्प्ट में भी नहीं आएंगे, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब तक MCQs नहीं टेस्ट हुए। जो पहला वाला पार्ट है जिसमें 6 छोटे क्वेश्चन होंगे, इसमें से मैक्सिमम 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो टेस्ट हुआ हिस्टोरिकली। ठीक है, नीचे वाला जो एरिया है सर, इसमें मैक्सिमम एक टॉपिक से 20 नंबर टेस्ट हुए। ठीक है जी, 60 नंबर टोटल ऊपर के 6 सवालों से आते हैं, और जनरली नीचे के 4-3 क्वेश्चन से जो है वो तकरीबन 40 मार्क्स टेस्ट होते हैं। लेकिन सर दरमियान में एक एनॉमली ये आई थी कि एक पर्टिकुलर पेपर में सितंबर 22 में ऊपर वाले 6 सवालों से तकरीबन 52 नंबर टेस्ट हुए थे, और नीचे वाले 4 सवालों से तकरीबन 48 मार्क्स टेस्ट हुए थे, लेकिन ये सिर्फ एक अटेम्प्ट में हुआ है। ठीक है जी, और अब तक कोर्स, नया कोर्स आए हुए 3 अटेम्प्ट हो चुकी हैं। 2 अटेम्प्ट्स में आए कि आपने ऊपर वाले एरिया से 60 और नीचे वाले एरिया से 40 नंबर पूछे। ये बात तो एक तरफ हो गई। देखें, ये याद रखिएगा, पूरे कैफ में सबसे लेंदी पेपर जो है वो कॉस्टिंग का पेपर होता है, क्योंकि इसमें आपको लगातार काम करना है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस में स्पीड डेवलप नहीं हुई है तो अच्छे खासे लोगों से इस पेपर में 15-20 नंबर छूटते ही छूटते हैं। ठीक है जी, तो जब आप रिवीजन करने बैठेंगे इस चीज का खास ख्याल रखेंगे कि आप जब रिवाइज कर रहे हो चीजें तो टाइम लगा के आपने सॉल्व करना, ताकि आपको पता चले कि आप टारगेटेड टाइम से कितना पीछे, और आप उस पर काम करके जो है वो गैप को कम से कम कर सकें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए हमारे पूरे कोर्स में जो टॉपिक्स है ना वो तकरीबन 6 और 4 10 और 3 13 टॉपिक्स हैं टोटल। लेकिन आप ये नहीं कह सकते इन 13 में से जी 60 टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे छोटे सवाल बनेंगे और 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे बड़े सवाल बनेंगे। ऐसा हरगिज नहीं है, सिवाय 2-3 टॉपिक्स के जिनसे छोटे सवाल ही बन सकते हैं, बड़ा सवाल नहीं आ सकता। बाकी के 9-10 टॉपिक ऐसे हैं जिससे छोटा सवाल भी बन सकता है, बड़ा सवाल भी बन सकता है। ठीक है जी सर, एक अटेम्प्ट में एक डिटेल्ड क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का,
16-17 नंबर का, अगली अटेम्प्ट में 8 नंबर का वो छोटा सवाल में आ गया। ओवरहेड का एक छोटा क्वेश्चन है 8 नंबर का, उसकी अगली अटेम्प्ट में सर नीचे तकरीबन 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, बड़ा क्वेश्चन। सर एक अटेम्प्ट में डिसीजन मेकिंग के 2 सवाल उसने 8-8 नंबर के पूछ लिए, एक अटेम्प्ट में 20 नंबर का बड़ा सवाल पूछ लिया। तो ये याद रखना, आप इस चक्कर में नहीं रहना कि यार इससे इस एरिया से जाए या इस टॉपिक से छोटा क्वेश्चन आएगा तो चलो मैं छोड़ भी देता हूं तो मैं 10 नंबर लूज करूंगा। नहीं, मे भी आप पेपर वाले दिन देखोगे उससे एक बड़ा सवाल आ गया 20 नंबर का, और फिर वही आपका खून खुश्क हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कोई सेलेक्टिव तैयारी नहीं है। मैंने आपको इस पर्टिकुलर एरिया में बताया 6 छोटे सवाल, मैक्सिमम 10 नंबर का एक सवाल सर, और तकरीबन हमारे पास 3 बड़े क्वेश्चंस जो तकरीबन होंगे सर हमारे पास 40 नंबर के। आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं एवरेज निकाल लूं ना तो 55 नंबर का ऊपर का एरिया, 45 नंबर का नीचे का एरिया, आप इस तरह देख लें। ठीक है जी, 6 सवाल होंगे ऊपर वाले एरिया में, ठीक है जी, और तकरीबन 3 क्वेश्चन होंगे नीचे वाले एरिया में। याद रखिएगा, कोई टॉपिक आप क्लासिफाई नहीं कर सकते कि बड़े क्वेश्चंस का टॉपिक है, छोटे क्वेश्चंस का टॉपिक है। आपने हर टॉपिक को इस नियत से तैयार करना है कि पेपर वाले दिन ये 20 नंबर का आएगा, पक्का जी। एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं जनाब। हमारे कोर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला एरिया 35 से 45 नंबर का है, दूसरा एरिया सर 20 से 30 नंबर का है, एक में 6 टॉपिक है, एक में 4 हैं, और एक हमारे पास 30 से 40 नंबर का है जिसमें सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं। आए जरा एक एक को डिटेल में देखते हैं कि अब तक पिछली 3 अटेम्प्ट्स में जब से नया कोर्स आया इसमें कौन कौन से एरिया कितने कितने मार्क्स के लिए टेस्ट हुए हैं, और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगली अटेम्प्ट में क्या क्या चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं अपना प्रोफेशनल हंच एक्सरसाइज करते हुए। चलिए, हम अपना सबसे पहला एरिया देखने जा रहे हैं, दैट इज कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, और इसके मार्क्स हैं 35 से 45, यानी कम से कम 35 और ज्यादा से ज्यादा 45। ठीक है जी, लेकिन अब तक एग्जाम में ये इवन 35 नंबर का भी टेस्ट नहीं हुआ। ठीक है जी, 33 मार्क्स हैं जो मार्च 22 में हाईएस्ट नंबर्स के लिए टेस्ट हुआ है। इसका मतलब है ये वो एरिया है जिसमें कभी भी एग्जामिनर ने सरप्राइज करना होगा ना तो वो तकरीबन 40 नंबर का एरिया, इसी 40 नंबर का पेपर इसी एरिया से पूछ लेगा। इस एरिया में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, ठीक है जी, और इन 6 टॉपिक्स में से हिस्टोरिकली मैक्सिमम 3 सवाल आते हैं या 2 सवाल आते हैं। ठीक है जी, इस पूरे एरिया में से। सर इस एरिया में अगर हिस्टोरिकली मैं देखूं ना तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग अब तक टेस्ट नहीं हुआ, और ये आमतौर पर टेस्ट होता भी नहीं। छोटा सवाल इससे आ सकता है मैक्सिमम 7 से 8 नंबर का, 10 नंबर का, लेकिन आमतौर पर टेस्ट होता भी नहीं। कुछ शाज़ो नादिर 7-8 अटेम्प्ट्स बाद, 6 अटेम्प्ट्स बाद एक दफा आता है इससे सवाल। मेरा अपना हंच है इस दफा से सवाल आ सकता है। ठीक है, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कोर्स में ऐड हुआ है तकरीबन 3 अटेम्प्ट्स पहले, अब तक एक दफा भी टेस्ट नहीं हुआ। अगर पहली दफा टेस्ट हुआ तो मेरा अपना हंच है कि तकरीबन 8 से 10 नंबर का टेस्ट हो सकता है। ये बड़ा सवाल भी आ सकता है लेकिन चांसेस कम है इसके। ठीक है, तो ये 2 एरियाज ऐसे हैं। अच्छा सर, फिर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन है, ये कोई मार्च 2022 में 17 नंबर के लिए टेस्ट हुआ, उसके बाद ये आया ही नहीं है। तो सर अगर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन को मैं देखूं, फिर ओवरहेड्स है सर, ये लास्ट टाइम 16 नंबर का है, इससे पहले 18 नंबर का है। अच्छा, ओवरहेड्स का टॉपिक और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का टॉपिक ये लगभग एक जैसे हैं, तो इन दोनों में से कोई एक टेस्ट हो सकता है। लगातार पिछली 3 अटेम्प्ट से ओवरहेड टेस्ट हो रहा है, तो मेरा अपना हंच है कि इस दफा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टेस्ट हो सकता है। अगर कोई मुझसे पूछे ना, अहमद रजा तुम्हारी गर्दन पे तलवार रखी गई है, बताओ इसमें से कौन से 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बाकी के मुकाबले में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगा जनाब आप मार्जिनल एब्जॉर्प्शन बहुत ढंग से करके जाना, आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बहुत ढंग से करके जाना, आप जॉब ऑर्डर बहुत ढंग से करके जाना, और आप लेबर और लर्निंग कर्व खास तौर पे इस दफा तरीके से करके जाना। ठीक है जी, तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और लेबर एंड लर्निंग कर्व, ये बहुत तरीके से करके जाना। ठीक है जी। सर हमारे पास जो सेकंड एरिया कोर्स का, इसमें टोटल 4 टॉपिक्स हैं। एक अटेम्प्ट ऐसी है ये दरमियान में जिसमें 2 सवाल आए, बड़े 2 क्वेश्चन, लेकिन आमतौर पे ऑलमोस्ट इस 4 एरिया में से 3 तो जरूर टेस्ट होते हैं। तो ये वो मतलब हिस्सा है कोर्स का जिसमें टॉपिक कम है, नंबर ज्यादा है सर। ठीक है जी। अच्छा, एक अनटेस्टेड एरिया इसमें सिर्फ जनरल एंट्रीज का, जनरल एंट्रीज का मतलब है कॉस्ट फ्लोज, जो एक टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटेड और इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग, ये अब तक टेस्ट नहीं हुआ, बाकी लगातार टेस्ट होते रहे। मेरा अपना स्ट्रॉन्ग हंच है कि इस दफा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स पे अच्छा तगड़ा सवाल बन के आ सकता है, और जनरल एंट्रीज भी पूछी जा सकती हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे तगड़ा सवाल बन के आ सकता है। ऐसा भी सवाल आ सकता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और प्रोसेस मिला के पूछ ले तो बेहतरीन काम हो जाए, दोनों टॉपिक टेस्ट हो जाए, फिर एग्जामिनर का हाथ खुल जाएगा कि इस एरिया से 2 छोटे सवाल भी वो बना सकता है। ठीक है जी। तो इस पर्टिकुलर एरिया में
टारगेट कॉस्टिंग लास्ट टाइम टेस्ट हुआ है और ओकेजनली टेस्ट होता है, कभी होता है कभी नहीं होता, लेकिन सर ये कि बाकी सारे के सारे टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट है और मेरा अपना आंसर कि प्रोसेस और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मिला के आ सकता है, ठीक है। और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट पे सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, तगड़ा सवाल आ सकता है और अक्सर बेशतर एग्जामिनर प्रोसेस और जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स मिला के भी पूछता है। तो अगर इस एरिया से मैं निकालूं ना चीजें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स, घोल के पी जाओ सर। फिर आखिरी एरिया सर हमारे पास, इसमें 3 टॉपिक्स हैं, इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है, ये तो तीनों ही करने हैं भाई। तकरीबन सर इससे हिस्टोरिकली सर 40 के करीब मार्क्स पूछे गए, लास्ट टाइम 31 मार्क्स आए। मेरा अपना आंसर है कि इस दफा सर सीबीपी एनालिसिस का तो आप एक अच्छा सवाल एक्सपेक्ट करो, मे बी 15-16 नंबर का, ठीक है जी। छोटा भी आ सकता है लेकिन 15-16 नंबर मेरा अपना आंसर है। ईओक्यू ये ऐसा टॉपिक है जो लगातार सर छोटे मार्क्स के लिए टेस्ट होता रहा है पास्ट में, लेकिन पिछली 2 अटेम्प्ट्स में एक दफा बड़े मार्क्स के लिए टेस्ट हुआ और फिर एक दफा सर इससे 2 सवाल उठ के आ गए, एक थ्योरी का और एक जो है वो प्रैक्टिकल। तकरीबन कोई 9 नंबर का थ्योरी, 9 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन था और 5 नंबर की थ्योरी थी। तो इन तीनों को आपने बहुत तमीज और तरीके से करना है। तो सर अगर कोई मुझसे पूछे कि यार बहुत बेहतरीन जिन टॉपिक्स को करके जाना है, मैं कहूंगा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, जॉब कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लेबर एंड लर्निंग कर्व। सर इस पर्टिकुलर एरिया में टारगेट कॉस्टिंग को छोड़ के बाकी सब टारगेट कॉस्टिंग को करना जरूर है, ठीक है। और आखिरी के 3 एरियाज। अब अगर कोई बंदा कहता है कि जी ये तो मतलब ऑलमोस्ट 80% कोर्स है, तो भाई आप देखें तो सही, आपके पास टोटल जो है वो 13 टॉपिक हैं और 9 सवाल उठ के आने, तो पीछे छूटेगा क्या सर। और बाज़ औक़ात एग्जामिनर 2 टॉपिक्स को मिला के पूछ लेता है, तो आप कह लें 11 टॉपिक आपके टेस्ट हो जाएंगे 9 सवालों में, 13 टोटल एरिया है, 2 तो उसने टोटल छोड़ने, और वो 2 भी नहीं छोड़ता सर, वो बाज़ औक़ात डिसीजन मेकिंग में एक बड़े टॉपिक का एक एडजस्टमेंट डाल देता है सर। तो छोड़ के कुछ नहीं जाना है मेरे बच्चों, कोर्स इतना ओपन है। और ये याद रखिएगा कि आपका एग्जामिनर ये इंश्योर करता है कि 75% कोर्स एटलीस्ट टेस्ट हो हर अटेम्प्ट में। ये मैं आपको बता रहा हूं सर, 75% कोर्स कम से कम टेस्ट हो हर अटेम्प्ट के अंदर, पक्का जी। एक स्टेप और आगे बढ़े जनाब, रिवीजन स्ट्रेटेजी पे बात करें। चलें जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं जनाब। हमारे पास रिवीजन कैसे करना है हमने, देखिए सबसे पहले 4 पॉइंट्स सर मेरे रिवीजन स्ट्रेटजी में। सबसे पहला पॉइंट ये कि हमारे पास लिंक टॉपिक कौन से टॉपिक्स को हम कवर करें पूरे ब्लॉक को और फिर हम जाएं उसके पास पेपर्स पे। देखिए आपके पास 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग का कंटेंट है, जिसमें आपको फैसला लेना होगा, आपको एनालाइज करना होगा चीज़ों को, ठीक है। जो ये मुश्किल एरियाज में, इसमें सीवीपी आता है सर, इसमें आपका डिसीजन मेकिंग का पूरा चैप्टर आता है सर, इसमें आपका टारगेट कॉस्टिंग आता है सर, और इसमें आपका ईओक्यू आता है सर। आप सब 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे पेपर में जो इंडिविजुअल टॉपिक्स से होंगे, जो मिक्स नहीं होंगे, लेकिन सर 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 2-3 टॉपिक्स मिला के या कम से कम 2 टॉपिक्स मिला के आ रहे होंगे। तो यार ये पूरा ब्लॉक जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इनसे रिलेटेड सारे पास पेपर सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो हो सकता है कि सर आप जब सीवीपी एनालिसिस का क्वेश्चन कर रहे हो या डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन कर रहे हो आइसोलेशन में, तो कुछ 15-20% सवाल ऐसे हैं जो सॉल्व ना हो, टेंशन नहीं लेना। आप इस ब्लॉक में से अगर कोई टॉपिक अभी तक कवर नहीं हुआ है तो उस सवाल को छोड़ देना, ये पूरा ब्लॉक कंप्लीट करना, फिर आना उस सवाल के ऊपर, ठीक है। तो ये ब्लॉक्स हैं सर जो आपस में लिंक्ड है। ये जो सेकंड ब्लॉक है ये तो बड़ा क्लोजली लिंक्ड है सर। प्रोसेस, जॉइंट बाय प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। सर याद रखिएगा ऐसा सवाल जिसमें प्रोसेस कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेस्ट हो सर 5 दफा पेपर्स में पूछा जा चुका है, 5 दफा। तो सर ये तीनों टॉपिक्स ऊपर नीचे जो है वो आपके सामने होने चाहिए, ये सारे कवर हो जाएं, ठीक है जी। तो आपके 20% पास पेपर्स ऐसे हैं जो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, 80% पास पेपर्स ऐसे हैं जो इनके अपने अपने आइसोलेशन में, ठीक है। फिर ये हमारे पास थर्ड एरिया सर, ओवरहेड, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये भी आपस में इंटरलिंक्ड है, यानी सर अगर आप मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के सवाल उठा के सॉल्व करें, कहीं फंसे, तो आपको पहली चीज ध्यान में ये आएगी यार मैंने अभी तक ओवरहेड का चैप्टर नहीं किया, ठीक है जी। एबीसी के सवाल करोगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के, तो उसमें कई सारी जगहों पे तुम्हें फील होगा कि यार ओवरहेड पहले कर लेना चाहिए। तो सर ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो याद रखना ये इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स मैंने बता दिए। वैसे तो 90% पास पेपर सर अपने इंडिविजुअल टॉपिक से रिलेटेड होंगे, लेकिन अगर कुछ पास पेपर सॉल्व ना हो तो इस लिस्ट पे आना और देखना कि पूरा ब्लॉक कंप्लीट हो गया या नहीं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यार अगर मेरा पूरा ब्लॉक कंप्लीट नहीं है तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो फंसेंगे। ये एक छोटी बात होगी। बड़ी बात करते हैं जी, किस सीक्वेंस में टॉपिक को कवर किया जाए। देखिए हर एक बंदे का अपना हिसाब किताब होगा। मेरा जो तरीका है, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं सबसे पहले सीवीपी एनालिसिस उठाता, इसको देखता,
बड़ा टॉपिक है, टाइम लगाता है इसके ऊपर, ठीक है। फिर टारगेट कॉस्टिंग 1 दिन में निपटा देता हूं, ठीक है जी। ईओक्यू मैक्सिमम 2 दिन में निपटा देता हूं, ठीक है जी। फिर सर ओवरहेड्स, इस पे मैं लगाता सर 2 दिन, ठीक है जी। ओवरहेड्स के सवालात हैं काफ़ी सारे और वो मैं करता सर। फिर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, सर इस पे मैं 1 दिन लगाता, मैक्सिमम 2 दिन लगाता। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 2 दिन लगाता सर। सर डिसीजन मेकिंग 4 से 5 दिन लगाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है जी। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, लेबर, जॉब ऑर्डर, प्रोसेस और एंट्रीज, ये आप किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं। बस ये ख्याल रखिएगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग ये ऊपर नीचे करने, और ये भी ख्याल रखिएगा कि जो लेबर का एरिया और लर्निंग कर्व का एरिया है ना, ये डिसीजन मेकिंग पढ़ने के बाद पढ़िएगा, ठीक है जी। ये मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। अब एक चीज दिमाग में रखिएगा, आप सीवीपी कर रहे हैं तो कितना टाइम दिया जाए सर दिन में कॉस्टिंग को? सर 4 घंटे, 4 से 5 घंटे, क्योंकि आपके बाकी टॉपिक्स भी हैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, तो रोज सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने। 4 घंटे आपने दिए और इस तरह दें, 2 घंटे पहले कॉस्टिंग पढ़ें, फिर FAR1 पढ़ें 2 घंटे, फिर टैक्स पढ़ें 2 घंटे, ठीक है। फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लें, फिर 2-2 घंटे का एक सेशन कर लें। 12 घंटे आपने डिटेल जो है वो काम करना है, हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को, सॉरी 4-4 घंटे देने दिन में, ठीक है जी। जिनके 4 पेपर हैं वो अकॉर्डिंगली अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करके 3-3 घंटे कर लें। सर करना क्या है? पहले क्लास वर्क करना है सर, जितना क्लास का काम है पहले वो कवर करना है, क्योंकि जो टीचर पढ़ाने वाला होता है ना, वो लेके चल रहा होता है कि यार इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को मैं ऐसे लेके चलूंगा, पहले ये कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर ये कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर ये पेपर कराऊंगा, फिर तो पहले आपने क्लास वर्क पूरा कर लेना है। फिर आपने उठाना है सर क्वेश्चंस की एक लिस्ट है जो मैं आपको दूंगा, 112 क्वेश्चंस हैं जो सर पूरे के पूरे कॉस्टिंग को कवर करने के लिए इनफ, 112, और उसमें से अच्छे खासे ऐसे होंगे जो आपने क्लास में कर भी लिए हों। कोई 20, 25, 30, 40 के करीब क्वेश्चन ऐसे निकल आएंगे जो आपने क्लास में किए हों। 112 क्लास का मतलब ये कि क्लास के अंदर पास पेपर्स की फॉर्म में किसी न किसी फॉर्म में आपने किए भी होंगे, प्रैक्टिस की फॉर्म में। अच्छा, बाकी 112 में से तकरीबन 90 के करीब क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका वीडियो सोल्यूशन हमारे पोर्टल पे मौजूद है, ठीक है। आप आराम से इसको बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगा। फिर ये क्वेश्चन लिस्ट जिसमें पास पेपर्स भी है, क्लास वर्क भी है, सब कुछ है, इनफ 112 क्वेश्चन आर मोर देन इनफ टू कवर योर पेपर, ठीक है। फिर इसके बाद आपने आखिरी 3 अटेम्प्ट्स के पेपर मुकम्मल पेपर के तौर पर सॉल्व करना है, मुकम्मल पेपर के तौर पर, यानी आपने एक पेपर पूरा सॉल्व करना है, देखने आपने उसमें कितने मार्क्स लिए, 3 घंटे का टाइमर लगा के, फिर आपने एक दिन में सॉल्व करना है, फिर आपने दूसरे दिन तीसरा पेपर सॉल्व करना है। याद रखिएगा पेपर बना के जरूर सॉल्व करना पूरा, ठीक है जी। टॉपिक वाइज तो आप ऊपर लेके चल रहे हो। अच्छा, डेली टाइम का मैंने आपको बता दिया। अब देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं 5 टॉपिक्स। इन 5 टॉपिक से आखिरी के 15 दिन, आखिरी के 15 दिन, 12 दिन, कम से कम 15 दिन, सर रोज एक एक सवाल आपने सॉल्व करना है। सर सीवीपी, डिसीजन मेकिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ओवरहेड्स, ओवरहेड्स आप ले लें, एबीसी ले लें, ठीक है, दोनों में से कोई एक टॉपिक ही टेस्ट होगा। सर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, सर मेरे पास सर प्रोसेस। आपने कोशिश करना है कि जब आप एक दफ़ा सारे टॉपिक्स कवर कर लें तो आपने इन 6 एरियाज पे कोशिश करना है कि आखिरी 10-12 दिन एक एक सवाल रोज़ करना है, ठीक है। और वो सवाल कौन से होंगे जो ऊपर 112 क्वेश्चंस में आपको ऐसे फील हुआ कि जो मुश्किल है, मुझे दोबारा करने चाहिए, तो सर आखिर में आके आपने इन टॉपिक्स पे एक एक क्वेश्चन दोबारा करना है। मेरे प्यारे बच्चों, कोशिश करो कि एक 2 दिन में टॉपिक्स निकालो, ठीक है जी। और जब टॉपिक कंप्लीट करो, ठीक है, उसके बाद आप ये कर सकते हो कि सर उसका क्लास वर्क कंप्लीट कर लो, 4-5 टॉपिक्स का पहले क्लास वर्क कंप्लीट कर लो, फिर उसके जो है वो क्वेश्चन लिस्ट पे आओ, ठीक है जी। 4-5 टॉपिक के क्लास वर्क कंप्लीट कर लो, फिर उसके क्वेश्चन लिस्ट के ऊपर आओ। और जो दिन का टाइम है उसमें सर 4 घंटे में से 2 घंटे आप जो है वो अपना जो है वो टॉपिक की क्लास वर्क को रिवाइज करो, और सर 2 घंटे आप ऐसे सवाल निकालो जो आपने नहीं सॉल्व किए हों, ठीक है जी, न्यू क्वेश्चन हो। और याद रखिएगा आखिरी 10 से 12 दिनों में आपको बैठ के सिर्फ रिवीजन, जो आपने ऑलरेडी जो 112 क्वेश्चन कर लिए इसमें से मुश्किल सवाल दोबारा देखने, फिर कोई नया सवाल नहीं उठाना। सर हैविंग सेड दिस, आखिरी चीज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मैं बेटा जब सीए फाइनल का पेपर दे रहा था ना, आखिरी अटेम्प्ट, मेरी जॉब लग चुकी है, जैसे ही मैंने एग्जाम देना है मैंने जॉब पे जाना है, पैसे आना शुरू हो गए, टेंशन खत्म हो चुकी है कि जिंदगी में कामयाब होऊंगा नहीं होगा, हो गया सब कुछ, टेंशन फ्री हूं, तब भी मुझसे सवाल सॉल्व नहीं हो रहे। तब भी 20 पेपर पास कर चुका हूं, 1 पेपर बाकी है, सवाल उठा रहा हूं, नहीं हो रहा सॉल्व। लेकिन 20 पेपरों ने मुझे एक चीज सिखा दी थी कि यार जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 100% पेपर सही करके आया हो।
भैया पेपर में 50 नंबर लेने, 50 नंबर एग्जामिनर एक एवरेज और जस्ट बिलो एवरेज बच्चे के लिए पेपर में छोड़ देता है, ठीक है जी। बाकी 50 नंबर में से 20 ऐसे होंगे जो जस्ट अबव एवरेज बच्चा ले लेता है, उससे 20 ऐसे होंगे जो अबव एवरेज बच्चा लेता है, और उससे ऊपर के 10 ऐसे होंगे जो गोल्ड मेडलिस्ट लेते हैं, ठीक है। आपने टारगेट करना है भैया आसान एरियाज को। आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, जो आपके 3 अटेम्प्ट्स में पेपर आया, बाखुदा आप इससे पीछे जाओ जरा, कैफ 8 का पेपर देखो, आपको नानी याद आ जाएगी। ये 3 अटेम्प्ट्स में, इसलिए कि यार ये एरिया जो है वो चूंकि ये जो पेपर जो है वो चूंकि पीआरसी के फौरन बाद आ रहा है, तो आईकैप ने लॉजिकली इस पेपर की फ्रीक्वेंसी को हल्का रखा है, और रखना भी चाहिए आईकैप को, अदरवाइज एक डिजास्टर्स रिजल्ट आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, सर मुझे पता है कि यार बच्चा जैसी पीआरसी से आता है कैफ में, वो इतना स्टेबल नहीं होता, वो इतना तैयार नहीं होता कि यार वो कैफ के पेपर्स को अटेम्प्ट करे, फंसता है वो। और कॉस्टिंग है थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट, एक जमाने में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट हुआ करता था ये पूरे कैफ का, आज भी बहुत सारे लोगों की नजरों में है ये। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये कि वर्किंग करो सवाल की, उठाओ सवाल, अटेम्प्ट करो, फंस जाओ, सोल्यूशन देखो, देख लिया फिर आओ सवाल को दोबारा शुरू से अटेम्प्ट करो, कंप्लीट कर लो, ठीक है जी। नहीं होता दोबारा जाके सोल्यूशन देखो, मार्क कर लो भाई इस सवाल में 3 मिस्टेक्स मैंने की इन एरियाज के अंदर। जब आप सेकंड डिवीजन करने बैठोगे, उठाओ इस सवाल को, सॉल्व करो। याद रखना मेरे बच्चों, बार बार इस तरह के काम करने से शायद पहला सवाल आपसे 20% सॉल्व हो, दूसरा आपसे 30% सॉल्व हो, 8वां आपसे 40% सॉल्व हो, 10वां आपसे 60% सॉल्व हो। जहां आपसे 70 और 60% सवाल सॉल्व होना शुरू हो गया, बेटा आप ट्रैक पे हो, आप पेपर निकाल लोगे, ये मैं आपको बता दूं। कैफ 8 के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कैफ 3 के क्वेश्चन देखोगे, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा, आपको अच्छे और हल्के सवाल नजर आएंगे, और ये आईकैप की मेहरबानी है आपके ऊपर, ठीक है जी। तो आप लोगों ने सर ये 112 सवाल सॉल्व करने, और जहां चीज समझ ना आए मैं अवेलेबल हूं आपके लिए, काशिफ अवेलेबल है, ठीक है जी। आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको खुद जवाब दे दूंगा, ठीक है जी। ये अगले 36 दिन, ठीक है जी, सर नीचे काम ऊपर, ठीक है जी, आपने काम करना है पक्का जी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।